हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने यहाँ तक कर चुका था ये निमाटोड इन्फेक्टेड वाला। हम लोग आ जाते हैं इसके नीचे। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है ये प्रोसेस करता है। इस पे इसने ना काफ़ी इम्पैक्ट किया है हेल्थ केयर के एरिया में। मतलब कि जितना भी हेल्थ केयर है ना, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है। और ये कैसे करता है, एनेबलिंग मास प्रोडक्शन, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन तो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन, सेफ और ज़्यादा इफ़ेक्टिव थेरापेटिक ड्रग्स का। ओके, थेरापेटिक ड्रग्स का। अब जो फर्दर जो रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स होता है ना, ये इंड्यूस नहीं करते अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, है ना। अनवांटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स नहीं करते। अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्या होता है बताइए, क्या होता है अनवांटेड इम्यूनो रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सेस? ये होता है एलर्जी। राइट, सही बोल रही हो ना, एलर्जी होता है। तो फिर अब इसका जो कॉमन केस है, ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेट करते हैं नॉन ह्यूमन सोर्स से। कैसे करते हैं हम लोग, नॉन ह्यूमन सोर्स से। और प्रेजेंट में अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स को हमने अप्रूव कर चुका है ह्यूमन यूज़ के लिए, जिसमें से कि 12 प्रेजेंटली मार्केट कर रहे हैं हम लोग। मतलब कि 30 अप्रूव कर चुका है बट 12 ही बिक रहे हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है 30 और 20 वाला वैल्यू रेशियो में आएगा, या फिर ऐसे रिस्पेक्टिवली ऐसे क्या से बताओ, ऐसे आएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप लोग स्टार डाल सकते हैं। मतलब इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, हर बार आना है, हर एक क्वेश्चन में। आपका स्कूल का एग्ज़ाम है, वहाँ पे भी आएगा इससे क्वेश्चन। ओके, तो फिर देखो क्या होता है कि जो एक को ना, इसको आइसोलेट करना पड़ेगा इंसुलिन को दूसरे एनिमल से। तो फिर ये जो है एनिमल्स इलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी। दिख रहा है, would the insulin isolated from other animal be as effective as response in human body? वो कि दूसरे एनिमल्स में भी उतना होगा। अब आप इमेजिन करो ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ एंड इट वुड नॉट एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। एलिसिट मतलब कि क्या होता है, आपका स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट करेगा क्या कुछ इम्यून रिस्पॉन्स। तो फिर इसका आंसर क्या है, एलर्जी। इधर भी एलर्जी। इम्यून जो हमारा जब इम्यून रिस्पॉन्स कर रहा है उसके ऑपोजिट, है ना, जो आइसोलेट किया, अगर इंसान पे एलर्जी हो रहा है, मतलब क्या है, वो इंसान के बॉडी के लिए नहीं है। तो इसका बेसिकली मतलब वही है। हम लोग आ जाते हैं नीचे, इधर इंसुलिन। हाँ, तो इंसुलिन क्या है ना, यूज होता था डायबिटीज़ के लिए। और अर्लियर कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे हम लोग, पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल और पिग। स्लॉटर्ड कैटल और पिग से क्या हम लोग करते थे, पैंक्रियाज को एक्सट्रैक्ट करते थे, जो कि डायबिटीज़ के लिए काम आता था। इंसुलिन एक एनिमल सोर्स से जो लेते थे, ये कुछ पेशेंट को ना एलर्जी डेवलप करवा देता था और दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन कर देता था फॉरेन प्रोटीन के साथ। तो फिर जो इंसुलिन कंसिस्ट करता है दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन का, एक है चेन ए और एक है चेन बी, जो कि लिंक्ड रहते हैं एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू। इम्पॉर्टेंट। अब मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी मैमल्स है, राइट। इंसुलिन सिंथेसाइज होता है एक प्रो हार्मोन की तरह। प्रो हार्मोन मतलब कि जैसे कि एक प्रो एंजाइम है, जैसे कि प्रो एंजाइम, तो प्रो हार्मोन को भी एक प्रोसेस होने की ज़रूरत होती है ना, इसके पहले कि वो फुल्ली मैच्योर हो और फंक्शनल हार्मोन बने। तो वैसे ही प्रो एंजाइम की तरह प्रो हार्मोन की भी यही ज़रूरी होती है, जो कि कंटेन करता है एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच जिसको कि हम लोग सी पेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, अभी जो सी पेप्टाइड है ये मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता, नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर पेप्टाइड, और उसको रिमूव कर देते हैं ड्यूरिंग मैच्योरेशन इंसुलिन में, इनटू इंसुलिन के अंदर। तो जो मेन चैलेंज है ना प्रोडक्शन का इंसुलिन का, वो है यूजिंग RNA टेक्निक्स। तो वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म। RNA DNA टेक्निक को हम लोग इंसुलिन असेंबल्ड मैच्योर फॉर्म में कैसे लाए। तो 1983 में, ये भी डेट्स भी याद रखना है आपको, ठीक है। एली लिली, इम्पॉर्टेंट, एक अमेरिकन, आपको उसका गाँव पूछ लेंगे, एली लिली कौन सी कंपनी थी, आपको अमेरिकन, ब्रिटिश, जर्मन, कुछ भी आ सकता है, फ्रेंच।
तो फिर अमेरिकन कंपनी ने प्रिपेयर किया 2 डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए और बी, और जो चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन है और इंट्रोड्यूस्ड किया उसको प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, किस लिए? प्रोड्यूस करने के लिए इंसुलिन चेन को। चेन ए और बी प्रोड्यूस हुए अलग अलग और एक्सट्रैक्ट हुए और कंबाइन हुए और क्रिएट किया एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिससे कि बना आपका ह्यूमन इंसुलिन। समझा? देखो अब मैं बताती हूँ इस पर क्या हुआ। तो देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपका नॉर्मल इंसुलिन जो हम लोग एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया। अब क्या हुआ ना, आपने यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ा, ये डायग्राम में ही देखिए, ठीक है, और यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ा। अब ये जो आपका ग्रे वाला है, अब क्या होता है ना, मैच्योर में आपका सी पेप्टाइड नहीं रहता, राइट, हमने ये पढ़ा ना। तो फिर देखो ये जो ए है और बी है ये अलग अलग हो जाएंगे। अब ये जुड़ा हुआ है सारा, और इस इधर है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है, दिख रहा है आपके ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड के बीच में। ये ऊपर वाले को देखिए, ये है आपका अनमैच्योर, ओके, और ये आपका नीचे वाला है मैच्योर। अब देखिए मैच्योर में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका जो ए पेप्टाइड है और ये बी पेप्टाइड है, यहाँ पे ना आपकी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ रही है, दिख रहा है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड से बना, और इसको क्या बोलते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं आपका ह्यूमन इंसुलिन, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने देखा था ना कि प्रो जो आपका मैच्योर प्रो इंसुलिन होता है उस पर सी पेप्टाइड नहीं होता है, तो ये देखिए ये सी पेप्टाइड फ्री हो गया, फ्री से पेप्टाइड, और ये चला जाएगा बाहर, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है, इतना ही। अब हम लोग आ जाते हैं जीन थेरेपी में। अब देखिए जीन थेरेपी में हमको क्या करना पड़ता है, एक पर्सन बॉर्न होता है एक हेरिडिटी डिजीज़ के साथ, जिसको कि हम लोग एक करेक्टिव थेरेपी हम लोग ले सकते हैं ऐसे डिजीज़ के लिए। तो जीन थेरेपी एक अटेम्प्ट है इसका, ठीक है, इसको करने का। अब जीन थेरेपी एक कलेक्शन ऑफ मेथड जो कि अलाउ करता है करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट जो कि डायग्नोज होता है चाइल्ड या फिर एम्ब्रियो में। देख रहे हो, चाइल्ड या तो एम्ब्रियो में। अगर आप अडल्ट हो चुके हो, अगर आप 4-5 साल, मतलब अगर आप बहुत बड़े हो गए हो ना, तो भी ये चीज़ करना काफ़ी मुश्किल है। आपकी उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते जीन थेरेपी, सिर्फ चाइल्ड और एम्ब्रो में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एडल्ट में भी होगा क्या, ट्रू फॉल्स दे देंगे। चलो ट्रू फॉल्स देते हैं। कैन जीन थेरेपी बी डन इन अ चाइल्ड, एम्ब्रियो एंड ह्यूमन? फॉल्स है ना, चाइल्ड एंड एम्ब्रियो इज ट्रू बट ह्यूमन नो, फॉल्स, तो इसलिए फॉल्स। अब हियर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल, तो फिर जीन्स को इंसर्ट किया तुमने एक पर्सन के सेल के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर, उसको इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। करेक्शन ऑफ जीन में ना इन्वॉल्व करता है एक नॉर्मल जीन को डिलीवरी करना इंडिविजुअल के अंदर या फिर एम्ब्रियो के अंदर, ताकि वो ना टेक ओवर कर सके सारे फंक्शन को, और वो जो नॉन फंक्शनल जीन है उसको कंपेंसेट कर सके। मतलब आपका एक जीन है जो कि काम नहीं करता, उस पर कुछ आपका म्यूटेशन हो गया तो इसलिए वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप वैसा ही एक नॉर्मल जीन डालोगे जो कि उसके जगह वो काम कर देगा, ठीक है, यही होता है। अब देखिए अब हम लोग अब ना फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी इम्पॉर्टेंट है, 1990 में हुआ था। किस में हुआ था? 4-year-old गर्ल में। तो फिर ये जो 4-year-old गर्ल में था, इस पर क्या था, एडिनोसिन डियामिनेज डेफिशिएंसी था, एडीए डेफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पे जो आपका, अगर आपको डोनर चाहिए तो देखो आपको यहाँ पे जीन थेरेपी के लिए डोनर चाहिए, राइट। तो अब बताइए कि डोनर आप लोग कैसे देखेंगे, बताइए। फर्स्ट होता है आपका ब्लड ग्रुप मैचिंग, है कि नहीं। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप मैचिंग। सेकंड क्या होता है आपका, एमएचसी मैचिंग। बिल्कुल सही अगर आपने बोला तो, ठीक है, एमएचसी मैचिंग। अब हम लोग आ जाते हैं, ये जो एंजाइम है ना ये क्रूशियल होता है फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ये एंजाइम काफ़ी क्रूशियल होता है इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने के लिए। अब ये जो डिसऑर्डर है ये कॉज होता है क्योंकि डिलीशन ऑफ द जीन के लिए फॉर एडिनोसिन डियामिनेज। कि होता है कि ना एक जीन है जो कि एडिनोसिन डियामिनेज बनाता है, वो डिलीट हो गया है उस वाले जीन से, मतलब उसका जो सिक्रीट करता है ना वो हो डिलीट हो चुका है, तो फिर म्यूटेशन हो गया, तो फिर ये जब चला जाता है तो हमको, इसलिए उसके अंदर यही हुआ था। अब कुछ चिल्ड्रन में एडीए डेफिशिएंसी क्योर हो सकता है किससे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से। इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी।
जिस पे क्या करते हैं, फंक्शनल एडीए देते हैं हम लोग पेशेंट को इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। लेकिन अब ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, ये बताइए ज़्यादा लोग क्यों नहीं करते, बताइए। देखिए तो लिखा हुआ है सम चिल्ड्रेन, है ना, सम चिल्ड्रन क्यों, सब क्यों नहीं, और अदर्स मतलब ज़्यादा क्यों, ज़्यादा हम लोग एंजाइम क्यों कराते हैं, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, सबके पास तो इतना धन होता नहीं है, राइट। तो फिर जो कि गिवन टू पेशेंट में, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना कि दोनों के दोनों कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, मतलब कि पूरे के पूरे तरीके से क्योर नहीं करते, वो टेम्परेरीली। तो इसलिए एक स्टेप हमने लिया टुवर्ड्स जीन थेरेपी, जो कि लिम्फोसाइट लेते हैं हम लोग ब्लड से पेशेंट को, उसको हम लोग ग्रो करते हैं कल्चर में बॉडी के बाहर, एक फंक्शनल एडीए या फिर cDNA, एडीए cDNA, एडीए का cDNA, cDNA का क्या होता है, सी क्या है इस पे, cDNA क्या होता है आपका, ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। हम लोग cDNA को, फंक्शनल एडीए cDNA को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इस लिम्फोसाइट पे, जो कि हम लोग फिर रिटर्न करते रहते हैं पेशेंट के अंदर, मतलब हमने उससे लिम्फोसाइट लिया, उसको कल्चर किया, उसके अंदर हमने फंक्शनल एडीए का cDNA डाला, मतलब कि एक रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू, और फिर उसको हमने वापस उसके अंदर डाल दिया पेशेंट के अंदर, ठीक है, रिटर्न कर दिया पेशेंट को। हाउएवर ये जो सेल होता है ना, इमॉर्टल नहीं होता, मतलब कि ये WBC का लाइफ स्पैन होता है, राइट, आप लोगों को पता होगा। तो फिर WBC जो होता है आपको कब करना पड़ता है, इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, इमॉर्टल। और जब पेशेंट है ना, ये रिक्वायर करता है पीरियोडिक इन्फ्यूजन, मतलब इसको पीरियोडिकली आपको ऐसे करने पड़ता है, जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट का, मतलब आपने जैसे किया cDNA वगैरह लेके, इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बोलते हैं। हाउएवर अगर जो जीन हम लोग आइसोलेट करें मैरो सेल्स में और प्रोड्यूस करे एडीए, इंट्रोड्यूस करे उस वाले सेल के अंदर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो फिर ये परमानेंट क्योर है। और ये क्या है, यही आपका परमानेंट और बेस्ट मेथड है, ठीक है, परमानेंट प्लस बेस्ट मेथड। अब देखिए, अब एक रेट्रोवायरल है, तो फिर ये देखिए जीन थेरेपी क्या दिया हुआ है आपको, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब क्या होता है, इन विट्रो, आउटसाइड का मतलब इन विट्रो होता है कि नहीं। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे इंजेक्शन वाला लेके। हाँ, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मेरे को बस पता है, आपको लिखना है तो लिखिए, एवरी 90 डे, एवरी 90 डे आपको करना पड़ता है, ये क्या लिख रही हूँ, 90 डे, एवरी 90 डे आपको एडीए का इंजेक्शन डालना पड़ता है। और एडीए क्या करता है, एडीए आपका करता है प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट करते हैं, ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, ओके। बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग आ जाते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम लोग कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हैं डायग्नोसिस का, जैसे कि सीरम और यूरिन एनालिसिस, ये होता है आपका कन्वेंशनल मेथड डायग्नोसिस का। अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता है इसके थ्रू। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हाँ, और जो आपका सीरम है, सीरम क्या होता है आपका, सीरम होता है प्लाज्मा, क्या, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, याद आ रहा है कुछ, क्लास 11th, अर्ली डिटेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलिसा, ये कुछ टेक्निक्स है जो कि सर्व करता है पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। तो देखो अर्ली डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से है, पीसीआर और एलाइजा भी बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और आपका जो और एक कन्वेंशनल मेथड है सीरम और यूरिन एनालिसिस का, जो कि आपका काफ़ी जल्दी डिटेक्शन नहीं देता है, तो फिर ऑफ अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ये देना देता है। तो जो प्रेजेंस ऑफ पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस, ये नॉर्मली सस्पेक्ट करता है तभी जब एक पैथोजन प्रोड्यूस करता है एक डिजीज़, प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्टम, जब पैथोजन है ना वो एक डिजीज़ का सिम्टम दे रहा है तभी।
तो इस टाइम तक ना मतलब कि जो कंसंट्रेशन है पैथोजन का वो बहुत ही हाई हो जाता है। मैं देखो सिम्टम दे रहा है, मतलब क्या हुआ, वो आपके इम्यूनिटी के साथ फाइट कर रहा है। इम्यूनिटी आपको पता है आपकी कितनी स्ट्रांग है, मतलब कितने मिलियंस आपके इम्यूनिटी में WBC वगैरह होते हैं। तो फिर इसलिए इम्यूनिटी आपकी बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसलिए आप लोग नहीं कर सकते। और जो कंसंट्रेट पैथोजन ऑलरेडी वेरी हाई, हाउएवर बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया या फिर वायरस रहते हैं उस टाइम पे, है ना। उस टाइम पे जब सिम्टम्स विजिबल नहीं होते, तो इसलिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं एम्प्लीफिकेशन उसका न्यूक्लिक एसिड यूजिंग PCR। तो देखो PCR ना एक रूटीनली आजकल यूज़ होता है डिटेक्ट HIV के लिए सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट में। अब ये यूज़ होता है डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट में भी। और ये एक पावरफुल टेक्निक है आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी जेनेटिक ऑर्डर्स। जेनेटिक ऑर्डर्स के लिए कौन है आपका PCR। और एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA या फिर RNA टैग करते हैं एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, जिसको हम लोग प्रोब बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, प्रोब। ये अलाउ करता है हम लोग हाइब्रिडाइज करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA में एक क्लोन में सेल्स इन अ क्लोन ऑफ सेल्स, जिससे कि डिटेक्शन होता है यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, क्लोन करते हैं। और जो क्लोन है ना जिसके पास की म्यूटेटेड जीन रहता है वो अपेयर नहीं होता फोटोग्राफिक फील्ड में। क्यों? क्योंकि जो प्रोब है ना वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी कर लेता है आपके म्यूटेटेड जीन के साथ, विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी। तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी होगा नहीं, तो वो लोग बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो बस। अब देखिए एलिसा जो होता है बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में। इन्फेक्शन होता है पैथोजन के थ्रू, जो कि डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन कौन सा होता है, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन एट्सेट्रा, और डिलीट करके एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। तो देखो मुझे लग रहा है कि ये वाला मेरे को फिर से समझाना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA को हम लोग टैग करते हैं कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ। क्यों करते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ? क्योंकि वहाँ पे ना ऑटो रेडियोग्राफी में ताकि वो दिख जाए। अब जो म्यूटेटेड जीन होगा उसके साथ कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होती है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल की, DNA RNA की नहीं होती है राइट कॉम्प्लीमेंटैरिटी। क्योंकि देखो जो म्यूटेटेड है मतलब वहाँ पे कुछ ख़राब हो चुका है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हुए फिर बताइए, है ना, क्योंकि DNA RNA तो सही होता है। तो वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होती, तो फिर वो जो आपका जो DNA है वो आपको फिर रेडियो एक्टिविटी दिखेगी ही नहीं। तो अगर रेडियो एक्टिव हुआ ही नहीं, क्योंकि जब रेडियो एक्टिव DNA आ रहे हैं तो वो दिखेगा राइट। अब अगर बॉन्ड बनाया ही नहीं उसने म्यूटेटेड वाले के साथ, तो फिर वो नहीं दिखेगा ना। बॉन्ड बनाएगा तभी ना दिखेगा DNA RNA, क्योंकि DNA RNA आपका रेडियो एक्टिव के साथ टैग किया गया है, ना कि आपका म्यूटेटेड जीन। समझे? और हम लोग अगर थोड़ा सा और ऊपर आ जाए तो आपको PCR दिख रहा है। पीसीआर भी ना आपका एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA करता है। ओके, एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA। आपको कुछ डाउट्स होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको वो बता दूंगी, ठीक है, कोई छोटा सा वीडियो बना के या फिर कुछ। तो देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स जो कि उनका हैव हेड रहता है, उनका DNA मैनिपुलेटेड प्रोसेस करने के लिए एक्सप्रेस्ड एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, उसको हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसजेनिक रैट्स रैबिट्स और पिग होते हैं, शेप काउ फिश, इसको हम लोगों ने आजकल प्रोड्यूस किया हुआ है। अच्छा आप लोग मेरे को एक ट्रांसजेनिक एनिमल का एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या? ट्रांसजेनिक एनिमल्स का एग्जाम्पल होगा आपका डॉली, द ग्रेट द वेरी फेमस डॉली। ये क्या थे, आपकी सोमैटिक क्लोन थी राइट। तो देखिए ये आपके ट्रांसजेनिक 95% होते हैं, इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल्दो ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स माइस ही होते हैं। कौन होता है? माइस। ये आपके माइस है जो कि प्रोड्यूस, वाई आर दीज एनिमल्स बिंग प्रोड्यूस, वो क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके क्या बेनिफिट है ऐसे मॉडिफिकेशन करने के लिए, हम लोग थोड़ा समझते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर सकते हैं अलाउ करने के लिए स्टडी ऑफ कैसे जीन्स रेगुलेट करते हैं और कैसे वो अफेक्ट करते हैं
यहाँ पे पटाखे फट रहे हैं, मैं तो एकदम डर ही गई थी। ठीक है छोड़ो, तो फिर रेगुलेटेड और कैसे वो अफेक्ट करते हैं नॉर्मल फंक्शन बॉडी का और इसका डेवलपमेंट को। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व करता है ग्रोथ, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, और इसको इंट्रोड्यूस करके ना जीन से दूसरे स्पीशीज़ के वो ऑल्टर कर देते हैं फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर। और हम लोग जो स्टडी करते हैं ना बायोलॉजिकल इफेक्ट, जो कि रिजल्ट करता है इंफॉर्मेशन में, जो कि ऑब्टेन होता है बायोलॉजिकल रोल में, अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। तो देखो हम लोग इसको और थोड़ा सा समझेंगे। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आपका जो है ना, ये होता है रिसेप्टर्स विथ एज। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका रिसेप्टर्स है ये एज के साथ घटते जाएंगे, घटते गए। सेकंड क्या होता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर ये होता है थ्रू आउट लाइफ। ओके, और मैं बोल रही थी कि अगर आपने डाउट पूछा ना तो मैं वाला टॉपिक ही पूरा लाइक इसे शॉर्ट्स में पढ़ा दूँगी, ठीक है। तो हाँ, तो फिर वही, अब हम लोग आ जाते हैं स्टडी ऑफ डिजीज़ में। काफ़ी ट्रांसजेनिक एनिमल्स डिज़ाइन करते हैं इंक्रीज़ के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग कि कैसे जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ में, ठीक है। तो फिर ये स्पेशली मेड होता है सर्व करने के लिए एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज़, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है न्यू ट्रीटमेंट का डिजीज़ के लिए ये पॉसिबल हो सकता है। आजकल के ज़माने में जो ट्रांसजेनिक मॉडल है एग्जिस्ट करते हैं काफ़ी ह्यूमन डिजीज़ के लिए, जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्जीमर्स। ओके, हम लोग आ जाते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में। मेडिसिन, ठीक है। अब देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल जो प्रोड्यूस करते हैं यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ये क्रिएट हो सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए या फिर जीन जो कि कोड करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, जो कि यूज होता है ट्रीट करने के लिए एम्फाइसेमा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सिमिलर अटेम्प्ट बनाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल क्यूटोन्यूरा के लिए, PKU, और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। 1977 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ बना था आपका रोजी, जो कि प्रोड्यूस करता था ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर, और जो मिल्क है वो कंटेन करता था ह्यूमन का अल्फ़ा लैक्टोल्ब्यूमिन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी ही, और इसका न्यूट्रिशनली एक मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट था ह्यूमन बेबीज़ के लिए देन नेचुरल काउ मिल्क। नेचुरल काउ मिल्क से तो अच्छा ही था वो। तब क्या हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। आपको पता है अब ना कुछ थे, तो देखो अब ना हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा ये पूरा पढ़ लेते हैं फिर। तो देखिए अब हम लोग आते हैं वैक्सीन सेफ्टी में। ट्रांसजेनिक माइस जो कि डेवलप करते हैं यूज़ इन टेस्टिंग के लिए और सेफ्टी ऑफ वैक्सीन के लिए, जब उसके पहले कि हम लोग उसको यूज़ करें ह्यूमन्स में। अब जो माइस होते हैं ना वो ह्यूमन के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रहती है उनके जीन्स की, तो इसलिए हम लोग सब कुछ माइस में ही टेस्ट करते हैं, राइट। हाँ, अब आप बोलेंगे माइस ही क्यों, तो इसलिए उसका आंसर ये है। तो फिर उसके बाद हम लोग ह्यूमन में करते हैं। अगर माइस में अगर वो काम चलता है तभी जाके वो ह्यूमन में भी काम चलेगा। और अगर माइस अगर मर गया है, फिर माइस को कुछ एलर्जी हो रही है, तो ह्यूमन को भी वही होता है रिएक्शन, सेम रिएक्शन। और जो ट्रांसजेनिक माइस है ना, इसको यूज़ करते हैं टेस्ट के लिए सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन के लिए। पोलियो वैक्सीन आपका कितना सेफ़ है उसके लिए। और अगर सक्सेसफुल हुआ और अगर फाउंड व रिलायबल, तो फिर उसको रिप्लेस कर सकते हैं यूज़ ऑफ मंकीज़ टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ वैक्सीन। अगर समझ लो अगर आपका माइस में अगर सक्सेसफुल हो गया कि ठीक है आपका माइस में एकदम सही हो रहा है, देखो आपका ना जितना ह्यूमन के साथ माइस के साथ है उससे भी ज़्यादा मंकी के साथ है। तो पहले हम लोग माइस वाले लेवल में जाएंगे और वहाँ पे ठीक हो गया, ठीक है माइस पास्ट। फिर हम लोग जाएंगे वो जो पास्ट प्रोडक्ट है उसको हम लोग लेके जाएंगे मंकी के पास, फिर जाके ह्यूमन के पास लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस पर क्या हुआ आपका, पहले माइस, माइस से किसके पास गया, मंकी के पास। मंकी के पास मंकी ऐसे दिखने जैसे लोगों के पास जो कि होते हैं ह्यूमन। तो है देखिए हम आ जाते केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में। इसको हम लोग बोलते हैं नोन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग, मतलब कितना टॉक्सिक है कितना सेफ़ है आपके लिए। इसका जो प्रोसीजर है ना ये सेम है जो कि यूज़ होता है टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स के लिए।
ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनते हैं जो कि कैरी करते हैं जीन्स जो कि उसको और ज़्यादा सेंसिटिव बना देते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और फिर उसको एक्सपोज करते हैं हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ और जो इफ़ेक्ट स्टडी करते हैं। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इस इन ऐसे एनिमल में हमको अलाउ करता है ऑब्टेन करने के लिए रिजल्ट कम टाइम में। ठीक है, तो अब आप लोग, अब मैं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए एकदम लास्ट पेज में चली जाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना अब हम लोग देखेंगे कि हमको कि कौन क्या प्रोड्यूस करता है वो देखने के लिए। ठीक है, तो फिर हम इसके लिए कुछ लाइन वाइन बना देते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए पहला होता है आपका ट्रांसजेनिक शिप। अब जो ट्रांसजेनिक शीप होता है ये किसके लिए होता है? अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और देखो यहाँ से एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, ऐवे ही नहीं पढ़ा रही। तो सेकंड है रोज़ी काऊ। तो देख रोज़ी काऊ, रोज़ी काऊ बताइए क्या करता है? रोज़ी काऊ करता है ह्यूमन लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोडक्शन। किसके लिए? ह्यूमन लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोडक्शन। फिर आपका थर्ड पॉइंट, थर्ड है आपका ट्रांसजेनिक गोट। ट्रांसजेनिक गोट किस लिए? फॉर स्पाइडर वेब प्रोटीन के लिए, प्रोटीन प्रोडक्शन। ओके, फॉर स्पाइडर वेब प्रोटीन प्रोडक्शन। कहाँ पे होता है स्पाइडर वेब प्रोटीन का प्रोडक्शन? इन मिल्क। ओके, फिर आपका आ गया फोर्थ है ट्रांसजेनिक माउस। ट्रांसजेनिक माउस, ट्रांसजेनिक माउस किसके लिए है? पोलियो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, फॉर पोलियो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। इसके बाद कहाँ पे जाता है आपका सेफ्टी टेस्टिंग के बाद? इसके बाद चला जाता है मंकी में। याद आ रहा है? हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है आपका डॉगी। इसका नाम ही डॉगी था, तो फिर ये एक डॉग है। ठीक है, ये एक डॉग है। इसका ना क्या है, इसकी क्या खूबी थी कि इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मेलिंग पावर थी। स्मेलिंग पावर। मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है नहीं, पर टैब में गंदी आती है। तो फिर 6 सुपर माउस। तो देखो सुपर माउस में क्या होता है? माउस जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन होता है। माउस जिसके अंदर की ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन होता है उसको हम लोग सुपर माउस बोलते हैं। अरे यार, माउस विथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन। फिर आपका 7th है कि एंडी। एंडी ये एक ट्रांसजेनिक मंकी था। इस पे क्या था आपका? जीन था फ्लोरोसेंस प्रोटीन के लिए। इसके अंदर क्या था? जीन फॉर फ्लोरोसेंस प्रोटीन। ठीक है, यहाँ से आ सकता है पेपर में, काफ़ी चांसेस है इसलिए। तो फिर हम लोग आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक जहाँ पे हम लोग थे।
बायोपायरेसी, हम लोग यहीं पे थे ना, एथिकल यूज़ में। तो जो मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस, ये ऐसे ही फर्दर नहीं चलते रह सकता विदाउट रेगुलेशन। तो कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है एवेल्यूएट करने के लिए मोरालिटी ऑफ सारे ह्यूमन एक्टिविटी का, जो कि हेल्प करता है या फिर हार्म कर सकता है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को, हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अब जो जेनेटिक, जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सच थिंग भी ऐसा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऐसी चीज़ों का इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऐसे ऑर्गेनिज्म का एक अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट होता है जब ये ऑर्गेनिज्म को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। देयरफॉर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने सेटअप करा है ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि GEAC। किसने किया है? इंडियन गवर्नमेंट ने किया है ये सेटअप। ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है GEAC। तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC का फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी, जो कि डिसीजंस बनाता है रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM सर्विसेज और सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोड्यूसिंग फॉर पब्लिक सर्विसेज। अब जो मॉडिफिकेशन या फिर यूजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पब्लिक सर्विसेज के लिए, जैसे कि फूड और मेडिसिन सोर्स ऐसा एग्जांपल है, ये भी क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स, पेटेंट्स जो कि ग्रांट करते हैं हम लोग इसी चीज़ के लिए। अब यहाँ पे ना राइस है, एक इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है। राइस कहाँ चला गया? अच्छा, राइस नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। राइस एक इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन होता है जो जिसका कि प्रेजेंस होता है गोज़ बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशियाज़ का एग्रीकल्चर हिस्ट्री। मतलब कि ना ये आपके एशिया में थाउजेंड्स ऑफ साल पहले वो एस्टिमेट कर जाता है कि 2 लाख वैरायटी है राइस की इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ही 2 लाख वैरायटी है। और जो डाइवर्सिटी ऑफ राइस इंडिया एक सबसे ज़्यादा रिच है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिच है। बासमती राइस ये सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्ट है उसकी यूनिक अरोमा के लिए, खुशबू, फ्लेवर, स्वाद, और 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ ऑफ बासमती ग्रो करते हैं इंडिया में। 27, ये तो डॉक्यूमेंटेड है, सोचो अनडॉक्यूमेंटेड तो कितने ही होंगे, उसको ग्रो करते हैं। अब ये जो रेफरेंस होता है बासमती का एंशियंट टेक्स्ट में और फोल्कलोर में और पोइट्री में, क्योंकि वो ग्रो किया गया हम लोगों ने सेंचुरी से, बहुत ही सालों से हम लोगों ने इसको ग्रो किया है। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी को पेटेंट आया था राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू द US पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस। इसने ना अलाउ किया कंपनी को सेल करने के लिए न्यू वैरायटी ऑफ बासमती US में और अब्रोड में। वो जो न्यू वैरायटी ऑफ बासमती है ये एक्चुअली डिराइव किया गया है इंडियन फार्मर के वैरायटी से। मतलब इंडियन फार्मर का एक वैरायटी उन लोगों ने उधर न्यू वैरायटी, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने बोला ये तो ये है, ये हमारा हमारा बहुत ही हमारे गांव का एकदम खास बासमती है, और उन्होंने बोला कि ये हमारा बासमती है ना, चोरी करना काइंड ऑफ। तो इंडियन बासमती ने क्रॉस किया था सेमी डॉर्फ वैरायटी, मतलब कि सेमी डॉर्फ मतलब कि आधे छोटे छोटे, और इसको क्लेम किया एक इन्वेंशन और नोवेल्टी की तरह। फॉरेनर्स ने बोला ये हमने एक इन्वेंट किया है ये राइस को, है ना, ऐसे करके। तो जो पेटेंट एक्सटेंड हुआ एक फंक्शनल इक्विवेलेंट में इम्प्लाई किया कि जो दूसरे लोग हैं जो लोग बासमती राइस सेल कर रहे हैं वो लोग रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं पेटेंट से। मतलब देखो इंडियन फार्मर्स ने एक पेटेंट रिलीज़ कर दिया कि ये हमारा राइस है और ये हमारा ही राइस है, तुम इसको अपना नहीं बोल सकते। तो ऐसा होता है ना, तो फिर वो आगे वाला जो है वो उसको अपने नाम से नहीं बेच सकता है राइस को। काफ़ी अटेम्प्ट हुए उस पेटेंट यूज़ के लिए, प्रोडक्ट के लिए, और बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन जैसे कि टर्मरिक, नीम। अगर विजिलेंट नहीं हैं और हम अगर सीधा अगर इसको नहीं करते काउंटर, तो फिर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। एंड वी मे नॉट, तो फिर हम उसको नहीं कर सकते अगर हमने इसको नहीं लिया तो। अब देखिए अब होता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी से आपका PYQ आ चुका है, मतलब कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। अब ये एक टर्म है यूज़ रेफर करने के लिए बायो रिसोर्सेज। और हाँ, ये जो बायोपायरेसी ना ये ऑल्टरनेट ईयर्स में आता है, पता है, मैंने देखा है, एक साल आया अगले साल नहीं आया, एक साल आया अगले साल नहीं आया, ऐसे करके। ठीक, चलो पढ़ते हैं। अभी जो टर्म होता है यूज़ करने के लिए, रेफर के लिए, यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज मल्टीनेशनल कम्युनिटी के थ्रू, मतलब इस पर हम लोग बायो रिसोर्सेज कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, मतलब कि तुमने कंट्री से परमिशन ही नहीं ली कि हम लोग क्या
कि तुम हमारा माल बेच रहे हो तो हमको पैसा तो दोगे ना तुम, तो पैसा नहीं देते वो लोग, बस सीधा बेचने लग जाते हैं। उसको बायो पायरेसी बोलते हैं, चोरी करना। ओके, विदाउट प्रॉपर अथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न, विदाउट द कॉम्पेंसेटरी पेमेंट भी तो चाहिए उनको। तो जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज नेशंस होते हैं, ये रिच होता है फाइनेंशियल लेकिन पुअर होता है बायोडाइवर्सिटी में और ट्रेडिशनल नॉलेज में। तो फिर इन कॉन्ट्रास्ट जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड होता है ना, ये रिच होता है बायोडाइवर्सिटी में, रिच इन बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, ये रिलेट हो सकता है बायो रिसोर्सेज का, जो कि एक्सप्लॉयट कर सकते हैं हम लोग डेवलप करने के लिए मॉडर्न एप्लीकेशन में, और हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, एफर्ट के लिए और एक्सपेंडेशन बचाने के लिए, उसका कमर्शियलाइजेशन, उसको बेचते टाइम उसकी से बचा सकते हैं। इसलिए वहाँ पे ग्रोइंग रियलाइजेशन हुआ है इनजस्टिस का, इनएडिक्वेट कंपनसेशन का और बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। मतलब कि जो आपके अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहाँ से बेनिफिट कौन लेके जा रहे हैं, आपके डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ लेके जा रहे हैं। देयरफॉर कुछ नेशंस ने डेवलप किया है लॉज को, ताकि ऐसे चीज़ प्रिवेंट हो कि अनऑथराइज तुम एक्सप्लॉयट कर रहे हो लोगों का सामान, है ना। गलत बात है ये। एक्सप्लॉयटेशन होता है बायो रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज। मतलब कि भाई बासमती हमारी है, हम क्यों दे भाई तुमको, है ना, बासमती हमने बनाई है, तुम उसको अपना बासमती नहीं बोल सकते। मतलब इंडिया में इतना बासमती का वैरायटी है ना कि हो ही नहीं सकता कि नया कुछ निकल जाए। अगर नया निकल गया तो इंडिया में ही निकला होगा, है ना। फॉरेन में काफ़ी रेयरली अगर निकला भी तो वो इंडिया में होगा ही, ऑफकोर्स मोस्ट प्रोबेबली। तो जो इंडियन पार्लियामेंट है इसने रिसेंटली क्लियर किया एक सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। देखिए सेकेंड अमेंडमेंट, ठीक है, सेकेंड भी आ सकता है इंडियन पेटेंट बिल में, जो कि ऐसे इश्यूज़ को कंसिडरेशन में लेता है, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविज़न और रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव को लेके। तो चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैं रिवीजन लेक्चर नहीं बनाऊंगी, मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, एक ही पेज में शॉर्ट नोट्स, 1-2 पेज में शॉर्ट नोट्स और कम्युनिटी पोस्ट में गॉन, ठीक है। तो कम्युनिटी पोस्ट से देख सकते हैं आप। तो तब तक के लिए बाय बाय।